हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनेद अब्बास और मेरे YouTube चैनल पर आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, 197 ममालिक की इस दुनिया में अक्सर औकात दो ममालिक के दरमियान में सफारती मामलात पर नोक झोंक तो चलती ही रहती है और बाज़ औकात ये नोक झोंक सर्जिकल स्ट्राइक की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये सर्जिकल स्ट्राइक आगे चलकर कौमों को खतरनाक जंग के दहाने पर ले जाती है। इसकी वाज़े मिसाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान, दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने वजूद में आने से पहले ही एक दूसरे को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया था। यही वजह है कि आज 70 साल गुजरने के बाद भी इन दोनों की दुश्मनी जूं की तूं है। अब चाहे तालीम का मैदान हो, खेल का मैदान हो या फिर जंग का मैदान, दोनों एक दूसरे को कमजोर साबित करने में सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि CIA, ISI और RA जैसी खुफिया एजेंसियां भी वजूद में आईं। दोनों ममालिक के दरमियान में असलहे की फैक्ट्री, मिसाइल इंडस्ट्रियां और इस्लामिक रिसर्च सेंटर की दौड़ भी शुरू हो गई। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दोनों ममालिक बम तक बना चुके हैं, लेकिन फिर भी इन ममालिक का गुस्सा एक दूसरे के खिलाफ कम नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसी शख्सियात का तज़किरा करेंगे जिन्होंने इन ममालिक को न सिर्फ एटमी पावर बनाया बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी रोशनास कराया। तो जी दोस्तों, आज की हमारी पहली शख्सियत हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, हिंदुस्तान के एटमी साइंसदान। जबकि हमारी आज की दूसरी शख्सियत हैं पाकिस्तान के एटॉमिक साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को इंडिया के शहर रामेश्वरम में पैदा हुए। इनका ताल्लुक मुस्लिम घराने से था। हिंदुस्तान में न सिर्फ एटमी साइंसदान बल्कि पॉलिटिशियन के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए 1960 में इनको इंडियन डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया और एटम बम बनाने जैसी भारी जिम्मेदारी भी सौंप दी, जिसे महज 14 साल के अरसे में ही डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मुकम्मल कर दिया और इंडिया उन ममालिक की सफ़ों में शामिल हो गया जो एटमी टेक्नोलॉजी से रोशनास थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के भी एक्सपर्ट निकले। उन्होंने इंडिया को आकाश, अग्नि और पृथ्वी जैसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल तक बना कर दिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम 10 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ भी हैं और इन्होंने 70 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी सलाहियतों से उठाने के लिए इन्हें 2002 में 80% वोट की वाज़े बरतरी देकर इन्हें अपने मुल्क का सदर मुंतखब कर लिया। इन्हें हिंदुस्तान के पहले मुसलमान सदर होने का भी एजाज़ हासिल है। इन्होंने इस दौरान अमेरिका और रूस जैसे ममालिक की बड़ी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स भी दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हैसियत से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से खिताब भी किया। अभी मैं आप सबके सामने एक ऐसी वीडियो पेश करूंगा जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसमें एक एटमी साइंसदान यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से खिताब करेगा। Now what we need is a carrier of eternal goodness and wholesomeness in human contact, which is called righteousness. Righteousness. As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. Oh European Union, let your mission spread everywhere like the air we breathe. That's the point. Finally, friends, let me convey my greetings of 1 billion people of my country to all the honorable members of the European Union and through you to all the citizens of European Union countries. May God bless you all. दोस्तों, इंडियन अवाम, इंडियन फौज और इंडियन गवर्नमेंट तीनों ही स्टेट होल्डर ने अपने इस मोहसिन को हमेशा सपोर्ट किया। इस बात का अंदाज़ा उस वाक़ये से भी लगाया जा सकता है जब एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल कलाम को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और 1 घंटे तक इनकी तफ्तीश होती रही और इसमें इसका कोट और शूज़ भी उतरवा कर इनकी चेकिंग की गई। डॉक्टर अब्दुल कलाम और उनकी टीम को नागवार गुजरी और डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ अगली फ़्लाइट लेकर वतन वापस आ गए।
इंडियन गवर्नमेंट ने इसका सख्त एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर अमेरिका के साथ अपने सफारती मामलात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जवाबन स्टेट ऑफ अमेरिका की जानिब से एक लेटर इशू हुआ जो कि एक माफ़ीनामा था, जिस पर वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ था कि ये वाक़या एयरपोर्ट इंतज़ामिया की गलती की वजह से हुआ है, जिस पर हम शर्मिंदा हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इस माफ़ीनामे को कबूल किया और इसे सरकारी कागजात का हिस्सा बना दिया। तो जी दोस्तों, अजीम कौमें इसी तरह अपने मोहसिनों का दिफा किया करती हैं। ये थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन प्रेसिडेंट एंड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपनी अगली केस स्टडी की तरफ, जो कि हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए, लेकिन ये 1952 में पाकिस्तान के शहर कराची में शिफ्ट हो गए। इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की और आला तालीम के लिए अब्रॉड चले गए। उन्होंने फिजिक्स और मेटलर्जी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1960 में ये हॉलैंड में FDO नामी एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के तौर पर काम करते रहे। ये अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लिहाजा ये हर साल क्रिसमस की छुट्टियां मनाने पाकिस्तान ज़रूर आते थे। लेकिन 1965 और 1971 की जंगें ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान लौटते ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस बात पर राज़ी कर लिया कि पाकिस्तान को भी अब एटमी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, और इसी तरह महज 10 साल के अरसे में ही इन्होंने एटम बम बना डाला। लेकिन पाकिस्तान को एटमी धमाके करने का मौका उस वक्त मिला जब इंडिया ने 11 मई 1998 को इंडिया में एटमी धमाके किए, तो जवाबन पाकिस्तान को भी 28 मई 1998 को एटमी धमाके करने पड़े। इस दिन दोपहर 3:17 पर इंडिया समेत पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं कि किस तरह एक कर्जों में डूबा मुल्क एटमी पावर बन गया। इस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर दुनिया की 7वीं एटमी पावर बनकर उभरा, और डॉक्टर अब्दुल कदीर न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के हीरो बन गए। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि डॉक्टर अब्दुल कलाम भी मुसलमान एटमी साइंसदान थे, लेकिन इनको ये पजीराई नहीं मिली जो डॉक्टर अब्दुल कदीर के हिस्से में आई। आप वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि एटमी धमाके करने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर का कड़ा वक्त शुरू हो गया। अमेरिका ने डॉक्टर अब्दुल कदीर पर इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने शुमाली कोरिया, ईरान और लीबिया को एटम बम बनाने के डिज़ाइन फ़रोख्त किए हैं, और इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर डॉक्टर अब्दुल कदीर को फौरी नज़रबंद कर दिया। इन पर मुकदमात चला गए। इन्हें 6 साल तक अपने ख़ानदान तक से न मिलने दिया गया। इनके माली हालात बद से बदतर होते चले गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर से नेशनल टीवी पर माफियाँ भी मंगवाई गईं। नाजरीन गरामी, ये वो शख्स था जो 1960 में हॉलैंड में 30,000 रुपए की तनख्वाह लेता था, लेकिन अपने मुल्क के दिफा के लिए मुल्क वापस लौट आया, 3,000 रुपए माहाना पर काम शुरू किया। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि एटम बम बनाने में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर ही की मेहनत थी। दोस्तों, जिस शख्स ने हमारे मुल्क और कौम के दिफा को मजबूत किया हो, हमने उस शख्स को बदले में क्या दिया, आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिशात। अगर आप 28 मई 1998 में चले जाएं और उस वक्त को देखें जब पाकिस्तान एटमी धमाका कर रहा था और हम न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त यूँ महसूस होता था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के खिलाफ कोई कंपेन की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें पाकिस्तान को प्राइड भी मिला, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का इतना हिस्सा नहीं था। डॉक्टर साहब, आप महसूस करते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त एक कंपेन हो रही थी, और कौन कर रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात खुली लगेगी बुरी लगेगी। मैं महाजर था, मैं न एचिशियन था, न मैं रावियन था, ना मैं जाट था, ना ये था ना वो था। तो लोगों ने मुझे कभी इस तरीके से कबूल नहीं किया। सिर्फ कबूल इसलिए किया जो मोहब्बत है लोगों की, मैंने ये काम किया। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये शक हो कि ये काम मैंने नहीं किया, वो फॉरेनर्स हों या लोकल हों। और सबको पता है, हुकूमत को भी पता है कि अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता तो ये कोई भी क़यामत तक भी नहीं बना सकते थे। अभी तक ये वही बैलगाड़ी चला रहे होते, कश्मीर हाथ से चला गया तो शायद लाहौर भी चला गया होता। तो ये सब जो बातें हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे सिर्फ यही है कि शायद ये इस वजह से हुआ कि मैं सन ऑफ द साहिल नहीं था, मेरी इनसे कुर्बत नहीं थी, मैं मुँह फट आदमी हूँ, मैंने खुशामद करके ये कोई पोजीशन हासिल नहीं की थी। मैंने तो जब देखा मैं बाहर था, बहुत अच्छी पोजीशन पे था, आला मेरा मुस्तकबिल था। जब मुल्क को ज़रूरत पेश आई और मैं ये काम कर सकता था, मैं
نے خود غرضی کا اظہار نہیں کیا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ جی میں یہیں بیٹھوں, مجھے کیا پڑی ہے, یہیں سے بیٹھ کے تھوڑی سی مدد کر دو, کاغذ بھیج دو, کرتے ہیں تو کریں ورنہ جہنم میں جائیں. نہیں, ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی, یہیں آ گئے اور اس کے بعد ہم کہیں نہیں گئے. اچھا, آپ کو کیوں دور رکھا جا رہا تھا اس مومنٹ سے, اس تقریب سے, اس وقت سے جب پاکستان کو پرائیڈ مل رہا تھا 28 مئی 1998 کو؟ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو پکچر میں نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ ہمارے تعلقات نہیں تھے نہ ہمارے گھریلو تعلقات تھے, نہ ہم زبان بولتے تھے ان کی. ہم تو جو جب سے آئے ہیں وہی اردو بول رہے ہیں جو جس طرح بولتے ہیں, تو اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ میں نے جو دے سکتا تھا ملک کو دیا نا, کسی اور نے تو نہیں دیا. دوستو, ان کے مالی حالات اتنے کمزور ہوتے چلے گئے کہ 2017 میں ان کے ساتھ کیا ہوا, آئیے یہ بھی ان کی زبانی سن لیتے ہیں. ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی اس ملک کے لیے قربان کر دی, وہ قربانی نہ کر سکا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ محسن پاکستان ہیں, جو کہ پاکستان کے ایک ہیرو ہیں, وہ قربانی اس لیے نہ کر پائے کیونکہ ان کے مالی حالات نے اجازت نہیں دی. تنویر صاحب, مجھے افسوس ہو رہا تھا یہ خبر پڑھ کے, مجھے افسوس ہو رہا تھا یہ خبر سن کے کہ ایک ایسا شخص جس نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا, آج وہ اس حالت میں رہ. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قربانی کی, انہوں نے کہا کہ میں نے غربت کی وجہ سے, ڈاکٹر قدیر نے کہا کہ میں قربانی نہیں کر سکا. میرے عبدالقدیر خان نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جس قوم کے لیے اپنی جوانی اور اپنا وقت قربان کر رہے ہیں وہ اسے ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دے گی. دوستو, ایٹمی پاور بن جانے کے بعد بہت سی حکومتیں تبدیل ہوئیں, لیکن کسی نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہاتھ نہیں تھاما. یہ سب صرف اور صرف ایک ہی نعرہ لگاتے رہے کہ میں اس قوم کا سب سے بڑا محسن ہوں, لیکن قوم کا اصل محسن بس اسی انتظار میں ہے کہ کب میری قوم نیند سے جاگے گی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ قوم اور اس کا انصاف دونوں گہری نیند سو رہے ہیں. صاحب, زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا؟ وہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی اور کام کرتا, تعلیم کی طرف دھیان دیتا بجائے یہ کام کرنے کے نا, ایجوکیشن کی طرف پروفیسر بن جاتا. میرے پاس بہت پیشکشیں تھیں, لیکن ایک دم یہ جب ہندوستان نے دھماکے کیا تو 74 کا, تو پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان کا جو وجود ہے خطرے میں پڑ گیا ہے, اس لیے وہ کام چھوڑ کے تو ادھر آ گیا. طریقے بہت سے ہیں, لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے. جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا, اب اس کے بعد کوئی سلوشن, کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو. آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ لوگوں سے تو ناراض نہیں ہے, لیکن احسان فراموش سے تو نمک حراموں سے ناراض ہے.